नमस्कार, HNN लाइव देख रहे हैं आप और देश प्रदेश के इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का थोड़ी ही देर में ऐलान होना है। पंकज चौधरी के नाम पर लग सकती है मोहर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे ऐलान। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पंकज चौधरी के नाम पर लग सकती है मोहर। देखिए, पंकज चौधरी पर इसलिए बार बार सबकी सुई अटकी है क्योंकि पंकज चौधरी का नाम इस बीच सबसे ज्यादा लिया गया। कई सारे अहम मौकों पर पंकज चौधरी की उपस्थिति देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर ओबीसी चेहरा वो, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। कुर्मी समुदाय से वो आते हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि पीडीए के फॉर्मूले को मात देने के लिए पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। और पंकज चौधरी को लेकर अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि पंकज चौधरी की कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रदेश में देखने को मिली है। पर्चा दाखिला हुआ है और निश्चित तौर से स्क्रूटनिंग उसकी चल रही है। पीयूष जी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, कल उसकी विधिवत घोषणा करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। निश्चित तौर से पार्टी के समय समय पे दायित्व हमारा बदला है, उस दायित्व को हमने ठीक ढंग से निभाने का प्रयास किया। देखो, ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के जब समय उचित समय होता है तो निर्णय लेती है और निर्णय ले रही है। फूल माला से स्वागत करेंगे सब लोग। हाँ, फूल माला से स्वागत होगा, मिठाई खिलाएंगे बेटा के। हाँ, फूल माला से स्वागत करेंगे सब लोग। हाँ, फूल माला से स्वागत होगा जी। क्या कुछ उनको खाने में पसंद है आपके हाथ का बना, जो पहले खाते थे? जो बना दिया जो सब खाते हैं। हाँ, जो बहुत खुशी की बात है बेटा, उसके साथ गर्व की बात है कि एक सभासद से अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किए थे, आज यहाँ तक पहुँच गए। जी, बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। अब ये इच्छा है कि प्रदेश के लिए काम करें, प्रदेश में नाम हो उनका। मोदी जी आए थे गोरखपुर में आपसे मिलने जी। क्या कुछ बातें हुई थी? कुछ नहीं कहा कि आप हमसे मिलने आने वाली थी दिल्ली, हम आपसे मिलने आ गए। हाँ, क्या और क्या कुछ कहे वो? कुछ नहीं बुलाए थे आपको, फिर दिल्ली भी बुलाए हैं? जी हाँ। हाँ, सेकंड क्लास में पढ़ती हो। पंकज चौधरी कौन है? मेरे बाबा। बाबा है। कितना खुशी की बात है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए। मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो क्या आज कुछ कल से कुछ खा रही हो कि नहीं? मिठाई उठाई मुझे खांसी अभी नहीं खा रही। अभी नहीं खा रही है। मैं चाहता हूँ कि बाबा ऐसे और आगे जाते रहे। मैं आज बहुत खुश हूँ। महाराज योगी जी भी यहीं के है, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। आप दोनों लोग कैसे काम करेंगे, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ दोनों लोग कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से काम करें, साथ में बाबा के साथ अच्छे से काम करें। प्रदेश की तरक्की कैसे होगी अब बहुत अच्छी तरह से होगी। साथ में मिलके वो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्या ऐसे स्वागत होगा आज चुनने के बाद वो गोरखपुर भी आएंगे बाबा? हम लोग उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। जानकारी के साथ मोहम्मद अमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ। अमान, पंकज चौधरी का नाम चर्चाओं का विषय है और आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस बात की संभावना कह लीजिए या स्पष्ट हो चुका है कि यही चेहरा उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जी, आपको बता दें, जिस तरह से लगातार नामांकन की चर्चा चल रही थी और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होना था, प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव में जो 4 नाम लगातार जिस तरह से आगे चल रहे थे, लेकिन कल कुछ चीजों ने तस्वीर को एकदम साफ कर दिया है। जिस तरह से निर्विरोध
चुनाव पंकज चौधरी का अकेला नामांकन था और अकेले नामांकन के बाद किसी ने भी नामांकन अपना दाखिल नहीं किया था। तो इससे ये साफ साबित होता है कि बीजेपी के जो अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंकज चौधरी होंगे। उनके नाम के ऊपर मोहर लग गई। फिलहाल पंकज चौधरी पुराने और वरिष्ठ नेताओं में हैं, बीजेपी के बड़े पदों पर पहले भी रह चुके हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी पंकज चौधरी हैं। हालांकि आज जो औपचारिकताएं हैं उनको निभाया जा रहा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चल रहा है और सारे बड़े नेता और मंत्री भी वहां पे मौजूद हैं और पंकज चौधरी भी वहां पे मौजूद है। जो प्रोग्राम है उस कार्यक्रम को लगातार उस कार्यक्रम में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं और साथ साथ ये कहना अलग नहीं होगा कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंकज चौधरी होंगे, वही किसकी कमान संभालेंगे। बिल्कुल, हालांकि अब इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रदेश भाजपा से? जी, प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो जिस तरह से आपको बताया गया है कि जो नामांकन की बात थी, नामांकन जो पंकज चौधरी थे, पंकज चौधरी का जो दाखिल हुआ है उसके बाद से किसी का नामांकन भी दाखिल नहीं हुआ। तो इसको ये माना जाए कि निर्विरोध उनका चुनाव हुआ है और वही अगले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुने जाएंगे। और उसके बाद आज जो आईजीपी में कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम में ही इस बात की घोषणा की जाएगी। जो केंद्र के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो इस बात की घोषणा करेंगे और उसके बाद से जो आने वाली कमान है, जो 2027 का चुनाव है वो उनके नेतृत्व में। अमन, पंकज चौधरी का नाम सामने आते ही पीडीए फॉर्मूले की बात शुरू हो गई है। जातीय समीकरण का जो चर्चा का विषय बन गया है, इसको लेकर क्या किस तरह की चहलकदमी प्रदेश में? चहलकदमी की बात की जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो पीडीए की बात की जा रही है, जिस तरह से समाजवादी जो उत्तर प्रदेश में दूसरा विपक्षी बड़ा दल है वो लगातार पीडीए को लेकर चल रहा है और पीडीए की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर लगातार जो अन्य पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर चल रही हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से भूपेन्द्र चौधरी जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद से फिर जो पंकज चौधरी हैं, पंकज चौधरी ने अब कमान संभाल ली। तो कहीं ना कहीं जो 2027 है, 27 की तस्वीरें भी काफी साफ होती नजर आ रही हैं। जो वोट बीजेपी से पिछड़ता नजर आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं पंकज चौधरी इस बार समेटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये नाम माना जा रहा है। हालांकि क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं पंकज चौधरी के इस पदभार संभालने के बाद? अमान, बदलाव की बात की जाए जो पिछले चुनाव में जिस तरह से जो वोट, जैसे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो सीटें बीजेपी हारी थी, कहीं पे जो नुकसान हुआ था कुछ वोटों से, जो अंतर आया था सीटों में, वो भी वोट इस बार जो है पंकज चौधरी के आने के बाद से वो भी वोट समेटने का काम बीजेपी कर सकती है। और बीजेपी को आने वाले समय में जो 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, बड़ी जीत के साथ 27 का चुनाव जीता जा सकता है। चलिए ठीक है अमान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे और ये अहम जानकारी आपको दे दे। देखिए, गोट टूर इंडिया के दूसरे हिडन फुटबॉलर लियोनेल मेसी मुंबई पहुंच गए हैं। अब ऐसे में मेसी अपने कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की यादगार चीजों की नीलामी करेंगे, साथ ही गोट फुटबॉल क्लिनिक का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद लगभग शाम 5 बजे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उनकी मुलाकात होगी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के साथ भी मुलाकात होगी, रोहित शर्मा के साथ मुलाकात होगी, वहीं करीना कपूर खान से मुलाकात वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मेसी के दौरे को लेकर के सुरक्षा के खास इंतजाम कर दिए हैं और सुरक्षा पर खासा ध्यान इसलिए भी देना जरूरी है कि कोलकाता की तस्वीरें हमने जरूर देखी। कोलकाता में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई थी, ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पहले से ही सजगता से काम करती नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा उपद्रव देखने को मिला, पोस्टर फाड़ दिए गए, बोतलें फेंकी गई, जिसके बाद से मैनेजमेंट को गिरफ्तार भी किया गया। और इस सब के बाद से अब यहाँ पर महाराष्ट्र दौरे के दौरान पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो गोट टूर को लेकर के तमाम तैयारियां इस वक्त महाराष्ट्र में, माना जा रहा है कि बहुत से क्रिकेटरों से मुलाकात कर सकते हैं मेसी। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा से मुलाकात, साथ ही साथ करीना कपूर खान से भी मुलाकात संभव।
इधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है और गाजियाबाद के लोनी इलाके में संचालित एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां स्किन से जुड़ी बीमारियों की नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इन दवाओं की सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जांच में सामने आया कि दवाएं नामी कंपनी की पैकिंग में बेची जाती थी। अब छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाएं, कच्चा माल और मशीन बरामद हुई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, नकली दवाओं का जखीरा बरामद। जी, आपको बता दें, दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस को इनपुट मिला था कि दिल्ली के सटे जो राज्य हैं, जिसमें गाजियाबाद, अन्य नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं, उनमें नकली दवाइयों की सप्लाई की जा रही है। जिसकी सूचना पाते ही पुलिस ने जो है दिल्ली से सटे लोनी इलाके में छापेमारी की। इस दौरान जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फैक्ट्री पे छापा मारा, जहां पर बड़ी मात्रा में त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए जो दवाइयां तैयार की जाती थी, उसमें जो है नकली लेबल लगाकर असली दवाइयों के रूप में उन्हें बाजारों में बेचा जा रहा था। इस दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उस फैक्ट्री में छापा मारा, देखा वहां पर मशीनें और नकली प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी नकली दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ से पता चला है कि ये जो पकड़े गए आरोपी हैं, जिसमें से एक फैक्ट्री मालिक है और जो दूसरा आरोपी है वो इन नकली दवाइयों को एनसीआर समेत कई राज्यों में इसकी सप्लाई करता था। दरअसल पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि ये इन नकली दवाइयों को दिल्ली के सदर बाजार की दुकानों पर सप्लाई करते थे और जिसके इनपुट पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और इतने बड़ी नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। जी बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता इसलिए भी मानी जा रही है। हालांकि प्रवीण, अगर यहाँ पर जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस तरीके से उनके द्वारा माना जा रहा है कि बहुत सी ब्रांडेड बोतल्स में वो अपनी दवाइयों को भरते थे, नकली दवाइयों को, और खासतौर पर स्किन प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह की जानकारी? जी, दरअसल आपको बता दें, ये जो दवाइयां जो नकली तैयार की जा रही थी, ये त्वचा संबंधी जो रोगी होते हैं उनके लिए ये दवाइयां बहुत ही उपयोगी होती थी। असली दवाइयों के रैपर में ये नकली दवाइयां उसमें भरकर असली लेवल को हटाकर नकली रैपर लगा दे करते थे और बाजार में उन्हें बेच दिया करते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन इसकी जो दवाइयों से जो इन नकली दवाइयों का जो यूज करते थे, त्वचा संबंधी में गंभीर समस्या और बीमारी पैदा करता था, जिसको देखते हुए कल दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने बिना गाजियाबाद पुलिस को सूचना दिए गुप्त जानकारी के आधार पर इतनी बड़ी छापेमारी के दौरान नकली दवाइयों के जखीरा बरामद होने से नकली दवाई बनाने वालों की कारोबार की कमर तोड़ी है और लगातार उनकी पूछताछ में ये भी पता चला है कि इन दवाइयों को जो नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गाजियाबाद जैसे समेत कई जिलों और राज्यों में इनकी सप्लाई की जा रही थी। सवाल यही है कि गाजियाबाद पुलिस को दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है, लेकिन उनको इस बात की भनक नहीं होती कि गाजियाबाद में, और इसी पर सबकी सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अमेठी से करेंगे, जहां अमेठी में निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल पर केयर टेकर की निर्मम हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मृतक युवक के सिर पर ठोस चीज से हमला कर उसकी हत्या की गई। शव को करीब 50 मीटर तक खींच करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना 112 के माध्यम से मिली थी। तत्काल अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो शिनाख्त कराई तो मक्खन सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो गूंगेमऊ गांव, जो घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर पर है, वहां के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत की जा रही है। फुल फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर बुलाई गई है। संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इधर बहराइच के नानपारा में पुलिस ने नेपाल की ओर बाइक चोरी कर जा रहे आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ में एक आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक मौके का फायदा उठा करके फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद कर जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पुलिस ने नेपाल जा रहे आरोपियों को पकड़ लिया है। अमेठी में निर्माणाधीन तो ये बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता दें, जहां पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल आरोपी को भेजा है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां चोरी करके नेपाल की तरफ ये भाग रहा था आरोपी, जिसको गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के दौरान। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बहराइच के नानपारा में पुलिस ने नेपाल की ओर बाइक चोरी कर जा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। नानपारा में एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल और 51 रुपए लूटने की घटना हुई थी, जिसके संदर्भ में लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसी घटना से संबंधित एक मुखबिर ने थाना नानपारा पुलिस टीम को सूचना दी कि उससे संबंधित 2 अभियुक्त उक्त घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ नेपाल क्षेत्र निकलने वाले हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नानपारा के कोतवाल और उनकी पुलिस टीम हाड़ा बसेरी के पास नहर के पास जो पुलिया है वहां पर चेकिंग लगाए हुए थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। बदले में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कार्रवाई में एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। जिसके बाएं पैर में गोली लगी है उससे पूछताछ में पता चला है उसका नाम दीपक कश्यप है, जो श्रावस्ती का रहने वाला है। उसके पास से घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामध्यान कुशवाहा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। रामध्यान, ये बड़ी जानकारी और बड़ी यहाँ पर सफलता जो है पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर नेपाल भाग रहे आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने। बिल्कुल बता दें सीमा कि जिस तरीके से 8 दिसंबर को एक नानपारा में बाइक चोरी हुई और 5100 रुपए चोरी हुए थे, जिसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस जो है कई दिनों से मेहनत कर रही थी। अब मेहनत के फलस्वरूप उन्हें जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि 2 व्यक्ति हैं जो बाइक से नेपाल की तरफ जाने वाले हैं। तो पुलिस ने जब घेराबंदी की तो ये हाड़ा बसेरी पड़ता है जो रुपैया मार्ग पर ही, तो वहाँ पे जैसे ही पुलिस ने वहाँ चेकिंग लगा करके जैसे रोकने का प्रयास किया तो वो उसमें से एक व्यक्ति जो है पुलिस पर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के दौरान जब फायरिंग किया तो जिसमें एक जो है जो व्यक्ति था उसके पैर में गोली लगी, जिसका नाम जो है दीपक कश्यप बताया जा रहा है, जो श्रावस्ती का रहने वाला है। दूसरा जो है वहीं से जो है भाग गया, उसको जो है पुलिस नहीं पकड़ पाई। जो दीपक कश्यप है जिसके पैर में गोली लगी है उसे जो है नजदीकी CSC पे जो भर्ती करा दी गई है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया रामध्यान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के नदवा दारुल उलूम कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जहां 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों में नदमा के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, एक वार्डन और एक सुरक्षाकर्मी शामिल है। आरोप है कि फिलीपींस का एक नागरिक कॉलेज के छात्रावास में ठहरा, लेकिन इसकी कोई जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई, जबकि पहले ही नदवा प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि संस्थान में आने वाले बाहरी नागरिकों की सूचना पुलिस को दी जाए। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन किया गया। पुलिस ने मामले में अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुरादाबाद में थाना नागफनी क्षेत्र में तहसील स्कूल चौकी से कुछ ही दूर पर युवकों द्वारा बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने का मामला सामने आया है। कार की छत पर खड़े होकर युवक ने आतिशबाजी की और हाथों में स्काई शॉट लेकर के पटाखे भी छोड़े। युवक ने कार को सड़क पर खड़ा कर ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और इस दौरान सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।
वहीं इधर श्रावस्ती के हरद नगर गिरन इलाके में चोरों ने एक ही रात में 4 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, 2 मोटर और गुमटी से सामान भी उड़ा लिया है। लगातार वारदातों से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलसूत्र है भैया, काने के रहा है 2 जोड़ा और पायजेब रहा है, बिटिया के नाक के कील रहा है, 4 मोबाइल रहा है। पता चला बिटिया हमारे बगल में जागत है तो ऊपर उठे न कहा कि कहा भैया घर पर तो आवाज में घर। तब सूट के देखा हलावा पर तब एक लड़के गवा आगे हले जो बुती है तके हमारा लड़के गवा पुल पर एक पेटी तूने सुआ ताला वाला हो उठाए लेके लग। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एटा में पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव पुठिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर मथुरा में बिजली की तार चोरी करने वाले बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हो गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, 14 बंडल विद्युत तार बरामद किए गए हैं। थाना नौजील अंतर्गत आज सुबह 5:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश थाना क्षेत्र से बिजली का तार चोरी करने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना नौजील पुलिस और रेवाड़ी टीम द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जिसका नाम गुलाब सिंह पुत्र चौप सिंह निवासी नवलपुर थाना एतमादपुर आगरा को दाहिने पैर में गोली लगी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके 1-2 साथी कोहरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। उक्त बदमाश के पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक अशोक लीलैंड गाड़ी जिसमें 14 बंडल तार और तार काटने के उपकरण आदि बरामद हुए हैं। बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर रवाना है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।